नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं भारत के मिनी इजराइल कहे जाने वाले गांव बसेड़ी में और वहां के प्रगतिशील किसानों से हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि जो पारंपरिक खेती है, जो रूढ़िवादी खेती है, उससे ये खेती कैसे हट कर के खेती है और ये लोग कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं। आप जैसे या भारत को भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, एक किसान प्रधान देश है, तो भारत को अगर विकसित होना है तो किसानों के विकास पर बात करनी होगी। तो हम उन किसानों तक ये तकनीक मुहैया करवा सकें, कुछ जानकारियाँ, कुछ न्यू जानकारियाँ मुहैया करवा सकें, तो इसलिए हम आज प्रगतिशील किसानों के बीच में पहुँचे हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गिरिराज मीणा है। गिरिराज जी मीणा। सर, हम आपकी इस खेती बाड़ी के बारे में जानकारी लेने आए हैं, तो बताइए आपने कब से शुरू किया है ये? देखो, इस एरिया में सर सन 2007-8 से ये जो हाईटेक खेती है ना, उसका कार्य चल गया था। पहले यहाँ के किसान भी जो रूढ़िवादी खेती थी, ओपन खेती थी, वही करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे अपने नलकूप, कुएँ, कोठियाँ, उनका पानी भी कम हो गया, जो जो जल स्तर नीचे हो गया, तो फिर कुछ समस्या आती हैं, तो उनके लिए संघर्ष के लिए कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ता है। तो जैसे पहले अपने इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल में होती थी ये हाईटेक खेती, फिर यहाँ के किसान न्यूज़ चैनल के माध्यम से या कैसे भी जानकारियाँ जुटाने लग गए। फिर सरकार भी ऐसा प्रस्ताव लाई, ये पोली हाउस वाला, कि इसमें किसानों को अपन सब्सिडी देंगे तो किसान थोड़े इसके प्रति जागरूक होंगे, तो किसानों को रुझान बढ़ा। आपने बताया पारंपरिक खेती किया करते थे, तो सर बताओगे पारंपरिक खेती में आप क्या किया करते थे जो भारत के किसान ये जान सकें, जो आज वो खेती कर रहे हैं जिसे आप पारंपरिक खेती या रूढ़िवादी खेती कह रहे हो और आप इसे टेक्निकल खेती कह रहे हो, तो वो उससे निकल करके वो भी आपकी तरह पैसे कमाएं, करोड़ों में जाएं, तो बताइए प्लीज। देखो, पारंपरिक खेती जैसे पहले जौ, गेहूँ, सरसों, बाजरा यही करते थे, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। तो फसल तो सही होती थी, लेकिन अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता, कभी ओला बारिश आ जाए तो नष्ट हो जाती थी, किसान मायूस होकर बैठ जाते थे, मतलब परेशान हो जाते थे। 12 महीने की फसल होती है, वो एक साथ नष्ट हो जाती है ना, तो दुख होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक हुए किसान। फिर ये सन 2007-8 से हमारे यहाँ बसेड़ी गांव है, जोटवाड़ा तहसील, जयपुर का ही पार्ट है, यहाँ इसका शुभारंभ हुआ था। शायद इंडिया का फर्स्ट नंबर का बसेड़ी है जो यहाँ। चलिए सर, अपने चलते चलते आपके खेत को भी देख लेते हैं। और सर, ये पाइप, ये क्या, इसका क्या 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 कहते हो आप इसे? सर, ये ड्रिप है। अच्छा, लाइन है ये। इसे छू करके देख सकते हैं? हाँ, सुनो, जी। इसमें क्या है, जैसे पहले पारंपरिक खेती में करते थे, क्या वो क्यारी दोहरे बना के ऐसे वो खुला पानी चलता था, उसमें जी, पानी जी। ज़्यादा वेस्टेज होता था। और अब जो पानी की जैसे जैसे समस्या आई, तो नई तकनीक के साथ में ड्रिप सिंचाई चालू कर दी। अब इसमें बूंद बूंद सिंचाई से पानी सीमित काम आता है और वेस्टेज नहीं जाता, जैसे जिस फसल को जहाँ जरूरत होती है ना, वहाँ पानी जाता है। सर, कितना पानी बच जाता है आम खेती के मुकाबले, फ्लड इरिगेशन के मुकाबले? इस ड्रिप सिस्टम से कितना पानी की बचत कर लेते सर, हो? 95% पानी की बचत हो रही है। जैसे पारंपरिक खेती में 95% लगता है, तो इसमें 5% ही लगता है। सर, जैसे मैं मान लिया जाए मेरे पास में 50 बीघा खेत है हाँ, हाँ। और 50 बीघा खेत में मेरे पास पानी करने लायक हाँ, हाँ। मेरे पास 3 बीघा का पानी है, तो उस 3 बीघा पानी से मैं 50 के 50 बीघा बेच सकता हूँ, आपका तो ये कहना है? हाँ, ये मतलब 50 बीघा का जो पानी यूज लोगे ना, 3 बीघे में जो खुला पानी यूज लोगे ना, उसमें आप 50 बीघा की खेती ड्रिप लाइन से कर सकते हो। अब ये 1 एकड़ का है, ये इसमें मात्र आधा घंटा पानी चलता है, उसमें ये इतना पानी लग जाता है। जबकि 1 एकड़ में है ना, एक मोटर फुल टाइम दें तो 3-4 दिन में पानी लग के चुकता है। जी। इसके अलावा इस ड्रिप सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं? कुछ मेहनत कम हो पाई है आपकी? हाँ, मेहनत भी कम हो पाई है। और दूसरा फ़ायदा ये, इस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 75% सब्सिडी दे रही है, और लागत भी कम है, ऐसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, जो अपनी हेल्थली जो मेहनत होती है ना, वो भी कम हो गई। इसमें एक बार लगाने का झंझट है, फिर उसके बाद में पूरी फसल कंप्लीट हो जाती है। हाँ, तो ड्रिप के अच्छा, दवाई भी मैंने सुना है, दवाई भी आप इससे ही मतलब? इसकी बाहर मशीन लगी हुई है जिसे हाइड्रो कहते हैं, वेंचुरी हाइड्रो कहते हैं। वहाँ से पहले पारंपरिक खेती में तो हमको हाथ से छांटना पड़ता है, जो भी दवाई फर्टिकेशन होता था। हाँ, और इसमें क्या, वहाँ दवाई एक ड्रम में घोल के वहाँ से चढ़ा दो तुरंत, और वो वेस्टेज भी नहीं जाती है दवाई,
तो ड्रिपर है, ड्रिपर और पेड़ डायरेक्ट फसल में आके लगती है, वो वेस्टेज जमीन में और वेस्टेज नहीं जाती है। दवाई भी कम लगती है इसमें। सर इस पाइप का खर्चा आपने बात करें, क्योंकि कितना भी हो खर्चीला है और भारतीय किसानों के पास में या राजस्थान के किसानों के पास में आज पूंजी का अभाव है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो ड्रिप सिस्टम में आए तो अपनी एक उपज से ही इसका जो खर्चा पानी है वो पूरा करके प्रॉफिट में चले जाएंगे? हाँ, प्रॉफिट में चला जाएंगे, श्योर है सर ये बात तो, क्योंकि जो लागत है ना वो तो अपनी पहली फसल होती है ना उसी में वसूल हो जाती है जी। इसमें मेहनत लेबर जो भी होती है ना वो कम होती है, वो पैसा बचता है अपने पास। सर मैंने कुछ खेत देखे हैं, उसमें क्या करते हैं वो मल्च लगाते हैं, मल्चिंग सिस्टम बोलते हैं उसे, कागज लगाया जाता है। आपने यहाँ नहीं लगा रखा, रीजन? सर रीज़न ये है, वो जो सर्दी की फसल है ना, अब आगे वाली फसल आएगी ना सर्दी की, जैसे अक्टूबर नवंबर की फसल, उसमें मल्चिंग लगाते हैं। उससे क्या ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो वो मल्च उसमें फसल के जो पेड़ों की जड़ों में ह्यूमिडिटी बना के रखती है, इसलिए लगाते हैं वो। अभी गर्मी की फसल है, इसमें मल्च की आवश्यकता नहीं है। खरपतवार भी नहीं उगने देती? हाँ, खरपतवार का भी जो लगा देते हैं ना, खरपतवार नहीं उगती है। उसके अलावा एक ऊपर और जो क्रॉप होती है छोटी, उसके ऊपर हमने लोट नर और लगाते हैं। लोट नर लगाते हैं। हाँ, तो उससे जैसे ऊपर की जो सर्दी आती है ना, जैसे बर्फबारी जो भी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो बर्फ जमती है, तो उसका भी फायदा फसल को सुरक्षित रखती है। अच्छा, ये जो आप सिस्टम बता रहे हो लोट नल का और मल्च का और ड्रिप का, ये ओपन फील्ड में भी हो सकता है क्या? ओपन फील्ड में भी करते हैं सर हमने, जैसे ककड़ी की फसल लगेगी या तरबूज की या टिंडा जो भी है, ओपन में भी लगाते हैं हम। पूरी जैसे अंदर होती है वैसे ही सुरक्षा। सर तरबूज की खेती के बारे में थोड़ा बताते कि तरबूज की खेती में कितना बेनिफिट है, कितना तरबूज हो जाता है, क्योंकि मीडिया पर तरह तरह के वीडियोज आते हैं तो उससे किसान थोड़े से भ्रमित रहते हैं। नहीं, तरबूज की खेती में भी बढ़िया है। इसमें तो हम लगाते नहीं तरबूज की, इसमें तो कुकुम्बर की लगाते हैं। जो ओपन फील्ड रहता है उसमें हम तरबूज की खेती लगाते हैं, जो अब लगाएंगे हम मार्च के समथिंग लगाते हैं, मार्च अप्रैल में लगाते हैं, गर्मियों में चलते हैं। बढ़िया बेनिफिट मिलता है और सही प्रोडक्शन निकल पाता है और बढ़िया मार्केट मिल जाता है। नहीं सर, हमने जैसे काफ़ी सारे मीडिया ग्रुप्स पर देखा है कि लोग दिसंबर में तरबूज लगा रहे हैं, तो वो कैसे संभव हो पाया? नहीं देखो, दिसंबर में लगा रहे हैं ना, वो लोटनर मल्चिंग और लोटनर से उसकी सर्दी की सुरक्षा कर रहे हैं, दिसंबर में लगाते हैं। देखो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, तो आप कोई से भी मौसम में कोई सी भी फसल लगा सकते हो जी। वो अपनी सेफ्टी और अपनी जो टेक्नोलॉजी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर ये दिखने में तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। कमाई के मामले में अपने बात करें तो आप अपनी पूरी खेती से कितनी अर्न कर लेते हो? देखो ये कुकुम्बर की खेती ऐसी है, इसमें क्रॉप लगती हैं 70-80 हज़ार का, तो बीज लगता है सीड, उसके बाद में 17 मतलब 2 लाख का खर्चा अपने आ जाता है फसल में। पूरी टोटल 4-5 महीने की फसल होती है पूरे में। हाँ, जिसमें एक एकड़ में 2 लाख का खर्चा आ जाता है, जिसमें देसी खाद या अपन जो फर्टिगेशन केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड जो भी है, दवाइयाँ सारी आ जाती हैं। और ये हमारे जैसे मार्केट अगर 20 प्लस भी मिल जाए, 20 रुपये kg प्लस भी मिल जाए ना, तो 9-10 लाख का हो जाता है आराम से। दोस्तों 1 एकड़ ज़मीन से 9-10 लाख रुपए कमाई की बात चल रही। आपके पास में ऐसे कितने एकड़ ज़मीन है सर? 4 एकड़ है सर हमारे पास। 4 एकड़, यानी 40-50 लाख रुपए आप साल के कमा लेते हो? हाँ। सर आप जो बता रहे हो, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर नहीं कमा पाता 40-50 लाख रुपए साल में, तो आप इतने अर्न कर लेते हैं? हाँ सर, हाईटेक खेती अपनाने के बाद में हम बहुत फील कर रहे हैं और गुड फील कर रहे हैं जी। नहीं सर, वो प्रोडक्शन पर है खर्चा, तो अगर आप लगाओगे तभी तो आपको कुछ मिल पाएगा होगा, लेकिन अच्छा मार्केट मिल जाए ना, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर भाव कम मिलेगा तो तो सर सरकार से कुछ ऐसी उम्मीदें जो आप हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचा पाओ, तो कुछ कहना चाहोगे सरकार को, कोई मैसेज देना चाहोगे? यही बात, काम तो अच्छा किया है लेकिन मार्केट नहीं मिल रहा इस टाइम में, बहुत ज़्यादा हो गया ये भी। वैसे सरकार बढ़िया फैसिलिटी दे रही है। पहले 75% सब्सिडी थी किसानों के लिए, अब 95% सब्सिडी दे दी समय समय पर। और जो पहली फसल होती है ना उसके लिए तो हाई वैल्यू के, जैसे सीड के, बीज के, फर्टिगेशन के, और जो मल्चिंग, लोटनर ये आते हैं ना वायर, इनके सब के पैसे देती है गवर्नमेंट।
लेकिन पहले जो मार्केट नहीं मिल रहा इस टाइम में बहुत कम मार्केट के ऊपर मतलब मेन मार्केट की समस्या। मार्केट। लेकिन सर 40-50 लाख रुपए कमा लेते हो और फिर मतलब आप फिर भी आप समस्या बता रहे हो, तो जो किसान जो 40-50 हज़ार कमा करके बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनसे तो बहुत बेहतर हो आप। नहीं वैसे तो नहीं, वैसे तो ठीक है, तो वहाँ तो पानी की भी बचत है। यानी 4-5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो। नहीं, वो बात नहीं है। वो बात नहीं है। इसमें भी जैसे ह्यूमिडिटी का काम है, Humidity। मेहनत जो होती नहीं है ना, सारी फसल उसके अच्छा हो हिसाब जाए। से ये पैसे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि मेहनत इतनी होती है इसमें। ह्यूमिडिटी होती है गर्मी के अंदर, तो बाहर जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर का 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 45 डिग्री बनता है। 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम करना ऐसे ही थोड़ी है। लेकिन हम तो क्या जो 5-10 साल से कर रहे हैं तो उसी के अनुकूल हो गए, अब कंफर्टेबल हो गए। तो सर उन किसानों को या उन नौजवान युवाओं को जो आज रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और उन्हें रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा, तो वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं कि हम इस रास्ते पे चल के ही अपना छोटा मोटा रोज़गार या फिर लालन पालन कर लें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो उन गांव के भटके हुए नौजवानों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर, मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। मैंने खुद ने MA B.Ed आचार्य कर रखी है, कंपटीशन की तैयारी भी कर रखी है, लेकिन बेरोज़गारी इतनी हो गई कि हर कोई नौकरी नहीं लग सकता। तो इसी कारण हमने ये हाईटेक खेती का रास्ता अपनाया और जो बढ़िया गुड फील कर रहे हैं, और उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं बेरोज़गार हैं, कोई बेरोज़गार नहीं है। अगर खुद करना चाहे, मेहनत करे, सक्षम करे, तो कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी लगे। प्राइवेट ये अपना खुद का बिजनेस है, इसमें भी आप लाखों रुपये कमा सकते हो। सर सरकारी नौकरी से तो 4-5-6 लाख रुपए साल के कमा पाते, आप तो 40-50 लाख रुपए कमा रहे हो। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी से बेटर आपने लाइन सेलेक्ट कर ली है, चूज़ कर ली है। हाँ, बढ़िया बढ़िया लाइन चूज़ की है। नहीं हम नौकरी के पीछे पड़े रहते तो बेरोज़गारी भोगते, और ऐसे मतलब जैसे और लड़के या और युवा साथी मेरे जो बेरोज़गार हो रहे हैं ना, उनकी तरह हम रहते हैं। लेकिन हमने समय रहते ये रास्ता अपना लिया, और उन साथियों को भी, मैं युवा साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट नौकरी लगो, आप अपना खुद का बिजनेस, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 75% ऐसे बेरोज़गार हैं जो किसानों के लड़के हैं। तो वो चाहे तो इस हाईटेक खेती को अपने खुद के प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपना सही जीवन यापन कर सकते हैं। सर एक समस्या आती है, किसान परिवार से मैं भी हूँ, हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमें इंट्रोड्यूस कि मेरे पापा किसान हैं, ये स्कूल में, कॉलेज में या फिर अपने दोस्तों में ये कहने से थोड़े शर्माते हैं, थोड़े झिझकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है सर? हम तो मेहनत करते हैं। देखो, वो तो अपनी अपनी भावनाएं, विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं गर्व से सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसान के पीछे ही पूरा देश चल रहा है। बिल्कुल अन्नदाता कहा जाता है। हाँ, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अगर किसान ही नहीं होगा तो पूरा देश का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और भारत तो वैसे कृषि प्रधान देश है और भारत की पूरी आत्मा किसान है। जी सर। इन्वेस्टमेंट क्या आपको जेब से कितना लगा है? देखो, इसमें शुरुआत से फर्स्ट प्रोसेसिंग बताता हूँ। इसमें फाइल ऑनलाइन करवानी पड़ती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, फिर उसकी लॉटरी निकलती है, फिर अपना नंबर आ गया, मान लो अपनी फाइल निकल गई अपने नाम से पोली हाउस की, तो फिर उसका AS जारी होता है, फिर DD जमा होती हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो वो पहले तो 18,61,000 होती थी, 75% सब्सिडी थी, और अब जो नए बैच में है ना 95% सब्सिडी कर दी। 5% किसान की जेब से लगता हाँ, 5% लगता है। तो इसका 10,17,000 के समथिंग इसका 1 एकड़ का किसान के ऊपर कॉस्ट आती है। इतने जेब से लग जाते हैं? हाँ, 10 लाख हाँ, समथिंग? हाँ, 10 लाख के समथिंग जी। ये कॉस्ट आती है। और उसके बाद में 40-50 लाख रुपए कमाने का उसके सफर बाद शुरू में कर सकते हैं। देखो, अपना जो खर्चा है फसल का वो तो करना पड़ेगा। अगर खर्चा नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है। किसान भाइयों को मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, डायरेक्ट इस हाईटेक खेती में घुसने की बजाय थोड़ा इसका गाइड कर ले, जानकारी कर ले। नोटनल हो गया। हाँ, जो भी है इसकी जो समस्याएं आती है ना, क्योंकि पारंपरिक जो खेती होती है ना, उससे कई ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई इंसेक्ट आ जाते हैं, कई बीमारियाँ आ जाती हैं। तो अब कई किसान ऐसे भी हैं जो देखा देखी में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ लगा भी लिए पोली हाउस, लेकिन वो सही उसको मेंटेन नहीं कर पाए फसल को, तो वो फ्लॉप भी हो गए। तो उससे पहले अपन बीमारी को सही मेंटेन करें, कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी दवाई उसमें काम करेगी, अगर वो समझ गया ना। ये यही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम शुरू करो उससे पहले उसकी नॉलेज लो, उसका रिसर्च करो, कहाँ नुकसान हो सकता है और कहाँ फ़ायदा हो सकता है।
एक दो फसल किसी जानकार से बस जानकार से करवा लो करवा। या किसी को हिस्से में दे के करवा लो। मैं खुद यहाँ हिस्से में कर रहा हूँ और यहाँ हिस्से में करते करते मैं इतना सक्षम हो गया कि मेरे घर पे, मेरे गांव पे 2 एकड़ के 2 पोली हाउस लगा लिए मैंने। जी जी जी। तो सर एक और अपना अंतिम क्वेश्चन अपने अभी ख़त्म करने वाली है सर। जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर से अन्न का कटोरा कहा जाता है। वहाँ इतनी प्राकृतिक समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है और मिट्टी भी उनकी काफ़ी फर्टाइल मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। आप भी जैसे किसान हो तो आपको पता होगा गंगानगर हनुमानगढ़ की मिट्टी के तो गुण गाए जाते हैं। तो सर वहाँ पर मैंने नहीं देखा है ऐसा पॉली हाउस लगा हुआ वगैरह। उन किसानों को क्या मैसेज दे रहे हो आप? देखो, मैं उन किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, अपने इंडिया का धान का कटोरा कहा जाता है और बहुत जैसे पारंपरिक खेती में समृद्धशील किसान है वो। लेकिन ये जो हाईटेक खेती है ना, जैसे उनके आसपास बीकानेर में अभी थोड़े थोड़े बनने लगे, तो ये टाइम तो लगेगा लेकिन उन किसानों को भी लास्ट में ये अपनाना पड़ेगा और बेस्ट रहेंगे इससे। हाँ, क्योंकि पानी कम है और जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उनको वो एक सीमित मात्रा में उन्हें समाप्त ना करके ऐसी टेक्निक अपनाई जाए कि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का दोहन कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। नमस्कार, मैं विनोद।